आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जगबीच बड़े हो जाओ अब भी। और रही बात उद्योगी को, कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। समय नष्ट कर नहीं सुख कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। तो फ्रेंड्स, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। अपने पर विश्वास रखो और मन का संदेह मिटा दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। जो कुछ बीत गया छोड़ो, अब आगे जो आने वाला है बस उसी पर फोकस करो। एक बात और बताना चाहूँगा कि आप एक साथ दो खरगोश का पीछा करेंगे तो कोई भी पकड़ में नहीं आएगा। एक खरगोश के पीछे लग जाओ और अंततः वो हार मान ही लेगा। देखो फ्रेंड्स, आज दैनिक रोजगार समाचार में सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है और आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप मुख्यमंत्री के अभ्युदय कोचिंग में यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा जेईई नेट और आईएएस के लिए आप फ्री में कोचिंग कर सकते हैं। इसके लिए लगभग हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले एक वेबसाइट बनाई गई थी और उसी वेबसाइट पर आपको आवेदन करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको समाज कल्याण विभाग से कांटेक्ट करना होगा। हर ज़िले में एडमिशन की लास्ट डेट अलग अलग है। जैसे कि अमेठी में 5 तक है और अभ्युदय कोचिंग प्रयागराज में 17 तक है। तो यहाँ पर अगर आप एडमिशन करना लेना चाहते हैं तो आप संबंधित समाज कल्याण विभाग में चले जाएंगे। वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, या तो हार्ड कॉपी में या फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा और उसी को आपको फिलअप कर देना है। आपको आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ेगा। निश्चित समय पर आपकी एक ऑनलाइन परीक्षा होगी। ये आप अपने घर से ही अपने मोबाइल फ़ोन, अपने घर के लैपटॉप, पीसी से दे सकेंगे। और उसके बाद अगर आप ये परीक्षा क्रैक करते हैं तो फिर आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप योग्य पाए गए तो आपको मुफ्त में टैबलेट या स्मार्टफोन भी मिलेगा। तो हर ज़िले में जो अभ्युदय कोचिंग में प्रवेश की प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। आपको अगर एडमिशन लेना है तो तत्काल ही थोड़ा समय निकाल के अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग से जाके संपर्क कर लें और वहाँ पर या तो नोटिस लगी होगी या फिर आप अंदर जाके किसी क्लर्क से या किसी भी अधिकारी से पूछ लीजिएगा कि अभ्युदय कोचिंग में एडमिशन लेना है तो क्या करना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, जैसे कि एकेडमिक का लगेगा, आय जाति निवास लगेगा। आपकी जो जाति और निवास है ये 3 साल तक चलता है, लेकिन आय जो होता है ये वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी का लगता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो है 23-24 चल रहा है तो 22-23 वाला जो आपका आय प्रमाण पत्र होगा वही उसमें लगेगा। तो अभ्युदय कोचिंग में आप बिल्कुल फ्री में यूपीएससी और यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, जेई नेट आदि जो परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि अभ्युदय कोचिंग में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, प्रक्रिया क्या है, फीस वगैरह कुछ नहीं लगती है और बीच में ही आपको पता चलेगा कि आपको जो है स्मार्टफोन या टैबलेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। वैसे भी अगर आप अध्ययनरत हैं तो आपको, जैसे मान लेते हैं कि आपकी एकेडमी भी चल रही है तो उस दौरान आपको स्मार्टफोन मिलना तय होता है, और अगर नहीं है तो फिर ये देखना पड़ता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें वहाँ के जो बाबू होते हैं वो तय करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षक भर्ती को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग और पुराने आयोगों के बीच अभ्यर्थी घनचक्कर बन गए हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग साल भर बाद भी विज्ञापन संख्या 51 के तहत शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सका है। वहीं पर एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती यूपीपीएससी करवाएगा या फिर शिक्षा सेवा आयोग, इस पर भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि
अब जो भी शिक्षक भर्तियां होंगी वो नया आयोग करवाएगा। तो एलटी ग्रेड फिलहाल अभी इस पर जो एक समकक्षता का लगा हुआ था प्रश्न चिन्ह वो तो हट चुका है नियर अबाउट। लेकिन परीक्षा यूपीपीएससी लेगा या नहीं, वैसे अभी ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, अखबार में पत्रकारों के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये बात तय है। और मुझे लगता है कि इस बार की जो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की परीक्षा होगी ये परीक्षा यूपीपीएससी ही करवाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है अपने मन से संशय मिटा दीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की तो ये परीक्षा यूपीपीएससी ही इस बार लेगा दिस टर्न, बट नेक्स्ट टर्न हो सकता है कि यह परीक्षा शिक्षा सेवा आयोग को चला जाए। और अगर आप प्रवक्ता के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आप श्योर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आधी प्रक्रिया जैसे अध्याचन मिल चुका है और इसके अलावा यूपीपीएससी ने जो समकक्षता वाला मैटर था उसको भी क्लियर कर लिया है। बस अब जैसे ही गवर्नमेंट अपनी सहमति देती है उसके बाद तुरंत ही विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। तो इतनी लंबी प्रक्रिया हो चुकी है कि इसे अभी ऐसे आयोग को ट्रांसफ़र करने की उम्मीद नहीं है जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं है। तो फिलहाल आप लोग ये मान के चलें, और यहाँ पर जो भी खबरें आती हैं अखबारों में तो उसकी एनालिसिस भी ज़रूरी है। भाई अखबारों में हर बात ऑथेंटिक तो आती नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीपीएससी के द्वारा ही एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती होगी। बाकी जो परीक्षाएं हैं अब उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अभी मुख्य सेविका के लिए आवेदन लिए जाएंगे, जिसके लिए अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि बीएससी वालों का आवेदन छूटा हुआ है और वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन अभी उस पर काफ़ी लंबा है। तो मुख्य सेविका की परीक्षा मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में ही हो जाए तो ही बेहतर है। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं और अखबारों में तमाम चीज़ें होती हैं उसकी एनालिसिस भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती से रोक हटी, जल्द तैनाती। तो प्रदेश के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में 1974 स्टाफ नर्सों की तैनाती का जो रास्ता था वो भी क्लियर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की गई कई विशेष अपील पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगी रोक को खारिज कर दिया है। तो ऐसे में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टाफ नर्स की तैनाती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि यह तैनाती कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन की जाएगी और स्टाफ नर्स के 1974 पदों के लिए SGPI द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। करीब 5,57,994 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए थे और इस परीक्षा को लेकर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में रिट दायर हुई थी। लेखपाल भर्ती के बारे में बात करें तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी कल शाम को मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि लेखपाल भर्ती में कई सारी नई रिटें भी पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो जुलाई में स्टार्ट हो सकती है। वहीं पर STF लखनऊ की टीम ने पिछले साल हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह के मददगार सॉल्वर अंकुर उर्फ अमित कटियार को गिरफ्तार कर लिया है। उसे नैनी नए यमुना पुल से पकड़ा गया, वह पिछले 9 महीने से फरार था। तो STF ने डिप्टी SP दीपक कुमार सिंह, STF जो ये डिप्टी SP हैं, उन्होंने आरोपी अंकुर पुत्र रामदत्त कानपुर के पीताम्बरपुर सिकंदरा का रहने वाला बताया है और कहा कि आशुतोष उत्तम नाम के व्यक्ति ने उसे मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज नैनी के प्रबंधक जय बाबू तिवारी से मिलाया था। और बाकी जो कहानी है वो तो आपको पता ही है, और जब रिजल्ट आया था तो उस पर भी सवाल उठे थे, लेकिन फ़िलहाल सही बताएं तो पारदर्शिता तो बिल्कुल गायब ही है। आगे जो कुछ चल रहा है वो तो आप लोगों को पता ही है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये थी कि जिस लड़की का नाम लेकर रिजल्ट को कहा गया कि ये क्लियर नहीं है, मतलब उसी लड़की के बाद ये विवाद शुरू हुआ था, क्या नाम था उसका याद नहीं आ रहा, रितु सिंह समथिंग, तो उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और उस पर UPSSC ने बाकायदा एक सफाईनामा भी दिया था। वो तो न्यूज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब उसका नाम आया था तो उसके बाद तमाम लोगों के द्वारा जब आपत्तियां की गई थी तो उसके बाद UPSSC ने एक सफाईनामा भी दिया था। बाकी जो चीज़ें हैं आप लोगों को पता हैं, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहती तो बेहतर होता और जो लोग धांधली में लिप्त थे उनको बाहर कर दिया गया होता तो अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अभी इस पर कुछ क्लियर नहीं है। क्या इन लोगों के नाम हटेंगे, उसके बाद क्या नई लिस्ट बनेगी और क्या होने वाला है, अभी ये जब कुछ होगा तभी पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल
सिर्फ इतना पता है कि जुलाई में या फिर अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। वहीं पर एनसीईआरटी बार बार कमाल कर रहा है। एनसीईआरटी ने अब 10वीं से पीरियडिक टेबल को हटा दिया है। लोकतंत्र विविधता और लोकतंत्र की चुनौतियों पर पूरा अध्याय और राजनीतिक दलों पर पूरा पेज हटा। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने कक्षा 10 की नई किताबों से पीरियडिक टेबल, आवर्त सारणी पर पूरा अध्याय, लोकतंत्र और विविधता पर पूरा अध्याय, लोकतंत्र की चुनौतियों पर पूरा अध्याय और राजनीतिक दलों पर पूरा पेज हटा दिया है। एनसीईआरटी का कहना है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए फैसला किया गया है। तो भैया कोविड-19 तो कब का ख़त्म हो चुका है। विज्ञान की किताब से हटाए गए विषयों में पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा का स्रोत का अध्याय भी है। एनसीईआरटी ने इन अध्यायों को हटाने को जरूरी बताते हुए कहा कि इससे छात्रों पर बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि छात्र इन अध्यायों को आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कक्षा 11 और कक्षा 12 में इन विषयों को चुनना होगा। इससे पहले एनसीईआरटी ने 12वीं में श्री आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को कथित तौर पर खालिस्तान की मांग से जोड़ने वाले अंश को हटा दिया था। तो फिलहाल पढ़ाई का बोझ कम किया जा रहा है और इतना कम कि उसके लिए 2 साल आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक IAS PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका UPSSC VDOT एग्ज़ाम, ग्राम पंचायत अधिकारी, आने वाली जो भी शिक्षक भर्तियां हैं, सभी के लिए जो थ्योरी की क्लासेज हैं आपको IAS PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं। थैंक यू सो मच।